तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इसके नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस इट मीन्स होता है कि इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस करना। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। हर एक टॉपिक को डीप में जा कर के देखने वाले हैं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के टाइप्स को देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड। यहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस वो तरीका होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंस की पहचान कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी सब्सटेंस होता है उसकी हम लोग पहचान कर सकते हैं। उसकी मात्रा जानने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसके लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अब हम लोग एक एक मेथड को हम लोग थोड़ा सा डीप में जा करके देखेंगे क्योंकि ये हम लोग का पढ़ाया है। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी तो अच्छे से पढ़ लिए हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट को भी अच्छे से जानते हैं कि किसमें क्या होता है। तो उसी में आता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुका है उसके लिए तो पूरा इजी है, ठीक है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को देख लेते हैं। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में होता है। क्या हो रहा है कि कोई सब्सटेंस होता है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करने का कार्य कर रहा है। फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको तो हम लोग अच्छे से ही जानते हैं, ठीक है, यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या होता है, यूवी और विजिबल लाइट को क्या करने का कार्य करता है, ये यूवी इसके नाम से क्लियर हो रहा है ना हम लोग को कि ये क्या कर रहा है कि यूवी विजिबल जो लाइट होता है उसको क्या करेगा, अपने में ऑब्जर्व कर लेगा। उसकी एबिलिटी को मापने का कार्य कौन कर रहा है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहा है। इसका यूज कॉन्सेंट्रेशन पता करने में होता है, किसका, यूवी विजिबल का, उसके कंसंट्रेशन को, उसके लेंथ को, ये सब हम लोग को बी आर लैम्बर्ट के थ्रू हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं और जानते भी हैं। अब देखेंगे बी क्या होता है हम लोग का, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल के बैंड वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है। फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए यूज किया जाता है किसका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि उसमें कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, केमिन प्रेजेंट है। इस प्रकार से इसमें क्या करता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। सी हम लोग का क्या होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, AAS होता है। मेटल आयंस की प्रेजेंस बताता है। कौन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या कर रहा है, यह मेटल में कौन से आयन प्रेजेंट होता है उसको बताता है। वाटर या फूड में ट्रेस मेटल्स चेक करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है कि वाटर फूड में कौन से ट्रेस है, कौन से ट्रेस मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर किसको यूज किया जा रहा है, AAS का यूज किया जा रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंटल को पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को। तो कौन कौन से मेथड आता है एनालिसिस करने में उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वही तो आ रहा है कि पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड के तरीके होते हैं, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए। जिसे हम लोग यूवी का तो कर रहे हैं और साथ में IR का कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, जबकि यूवी विजिबल का कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही तो एनालिसिस हो ही रहा है, ठीक है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। हाँ, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो डिटेल से प्लेलिस्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पर बताता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मॉलिक्यूलर मास और स्ट्रक्चर फ्रेगमेंट की जानकारी देता है। कौन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया होगा तो इसे आप लोग अच्छे से उसी में करके लिख सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस इसी के अंतर्गत आता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे एनालिसिस किया जा रहा है, किस मेथड से एनालिसिस किया जा रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, कौन से यूज हो रहा है, जैसे कि IR का हो रहा है फंक्शनल में उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। इस प्रकार
प्रकार से यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग आगे आगे क्या देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास और स्ट्रक्चर ऑफ सेगमेंट की जानकारी मिलती है यहाँ पर से। अक्सर जीसी या हाई परफॉर्मेंस लेयर और ये होता है हम लोग का क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लेयर क्रोमेटोग्राफी के साथ जोड़कर यहाँ किया जाता है, यूज किया जाता है किसको, एनएमआर के साथ में, यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ में। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ में यहाँ पर यूज होता है। वो क्या होता है हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, जबकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है किसमें होता है, क्रोमेटोग्राफी, जो कि हम लोग अच्छे से ही जानते हैं, वहाँ पर यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड को थोड़ा देख लेते हैं, ताकि तो ये भी एक सेपरेट यूनिट होता है क्रोमेटोग्राफी का। चूँकि ये एनालिसिस के थ्रू आ रहा है, उसके एग्जाम्पल में आ रहा है, तब तो देखना हम लोग के लिए क्या हो जा रहा है, जरूरी हो जा रहा है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफिक मेथड को अच्छे से देख लेते हैं। जब किसी मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट किया जाता है, तो हम लोग जानते ही हैं कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या होता है। कोई भी मिक्सचर होता है, उसके कंपाउंड को अलग अलग सेपरेट करने का कार्य कौन करता है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू यह कार्य होता है। फर्स्ट क्या होता है हम लोग का, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आसान और तेज तरीका है सेपरेशन के लिए, कौन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और क्या होता है हम लोग का, गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, जो कि क्या कर रहा है, वोलेटाइल सब्सटेंस को अलग करने का कार्य कर रहा है। अब सी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल और हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी का बहुत सारे यहाँ पर मेथड होते हैं, और इसके थ्रू ही हम लोग एनालिसिस में भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी अब यूज कर रहे हैं, एनएमआर सबको तो एनालिसिस ही तो कर रहे हैं, उसके मेथड को कर रहे हैं, एनालिसिस के थ्रू कर रहे हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड को देख लेते हैं। थर्ड हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। तो इसमें क्या क्या आता है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि क्या होता है, वोल्टेज करंट के आधार पर एनालिसिस किया जाता है। फर्स्ट हम लोग का क्या होता है यहाँ पर, पोटेंशियोमेट्री। क्या होता है, पोटेंशियोमेट्री एक क्या होता है हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री, पीएच पोटेंशियोमेट्री आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पीएच मीटर, जैसे कि वोल्टेज मेजर करते हैं, ये पोटेंशियोमेट्री क्या कर रहा है, पीएच में मीटर को यहाँ पर मेजर करने का कार्य कर रहा है। कि यहाँ पर पीएच हम लोग जानते हैं ना कि 7 है तो न्यूट्रल है, ऊपर है तो नीचे है तो एसिड है, ऊपर है तो बेस है। ठीक है, 7 से ऊपर है, तो इस प्रकार से क्या होता है, पीएच मीटर लगा होता है यहाँ पर। तो उसको एसिड है कि इस एसिड है कितना मात्रा में, बेस है, इस प्रकार से हम लोग पीएच मीटर यहाँ पर पोटेंशियोमेट्री में मेजर करते हैं। कंडक्टोमेट्री की बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में आयंस की कंडक्टिविटी चेक करते हैं कि कितना कंडक्टिविटी, इट मीन्स कितना वह क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी मेट्री। इसके नाम से ही हम लोग का क्लियर होता है कि आयन में क्या चेक किया जाता है, उसके कंडक्टिविटी मिट्टी को चेक किया जाता है। अब सी हम लोग देखेंगे वोलेटेमेट्री। इसमें क्या होता है, पोलरोग्राफी, या इसे क्या बोलते हैं, पोलरोग्राफी। यह किसके लिए यूज होता है, करंट वर्सेस वोल्टेज प्लॉट करके यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज को प्लॉट करेंगे और उसका एनालिसिस किया जाता है किसके थ्रू, पोलरोग्राफी के थ्रू। अब देखेंगे आगे क्या देखेंगे हम लोग, थर्मल एनालिसिस। तो थर्मल एनालिसिस में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर चेंज के साथ प्रॉपर्टीज में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सेकेंड क्या होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। तो इस प्रकार से हम लोग का थर्मल एनालिसिस होता है। तो हम लोग का TGA में क्या होता है, हीटिंग पर वेट लॉस रिकॉर्ड करते हैं। क्या कर रहे हैं, हीट तो कर ही रहे हैं। अब हीटिंग में क्या करते हैं कि उसकी वेट हीट कर रहे हैं। अब हीट करने पर हम लोग जानते ही नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि माना कि हम लोग चूल्हे में या गैस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं पानी को लेकर के। ठीक है, पानी को लेकर के हीट कर रहे हैं, तो वाष्प होकर तो उड़ जा रहा है। तो और क्या होता है कि पानी की मात्रा कम होते जाती है, तो उसके वेट में कितना लॉस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने का कार्य हम लोग किस में करते हैं, TGA में करते हैं। ठीक है, अब DCA की बात करते हैं। यहाँ पर
DCA इट मीन्स क्या होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इसमें क्या होता है, हीट ऑब्जर्व ये रिलीज की इन्फो देता है। यहाँ पर क्या, कितना हीट यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, कितना हीट इसको गर्म करने में ऑब्जर्व हो रहा है, रिलीज करने में यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, उसको क्या करता है, इन्फो करने का कार्य कौन करता है, DSC करता है। अब देखेंगे आगे हम लोग, आगे क्या देखेंगे, सरफेस एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसको कैसे किया जाता है, फर्स्ट हम लोग का होता है एक्सरे डिफ्रेक्शन, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जानकारी देता है। एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या कर रहा है, हम लोग जानते हैं ना कि हड्डियों का क्या किया जाता है, अगर कोई भी हड्डी, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, हड्डी डैमेज हो गई तो क्या किया जाता है, उसका एक्सरे किया जाता है, तभी तो हम लोग को पता चलता है ना कि कौन सा हड्डी कहाँ पर डैमेज हुई है, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वही एक्सरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जानकारी देता है। कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो, जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल ही देखे थे, हड्डी का कहाँ पर टूटा है उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर के थ्रू बताता है कि इस प्रकार से यहाँ पर डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर की जानकारी देने का कार्य करता है। बी हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SEM या TEM बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सरफेस मार्फोलॉजी और नैनो लेवल स्ट्रक्चर देखता है, यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी यहाँ पर से क्लियरली हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग आगे, आगे क्या देखेंगे, इसके जो निचोड़ है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंटल मेथड का क्या होता है, अपना एक रोल होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, IR देखे हैं, UV देखे हैं, विजिबल देखे हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देखे हैं, सब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है एनालिसिस करने का। तो ये क्या होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मेथड होता है, अपना एक यूज होता है। सब में जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही यूज है, सबका अलग अलग यूज है, और सबका जो क्या होता है, सबका मेथड भी अलग है, क्योंकि यूज अलग है, मेथड भी अलग है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर बताता है तो कोई कंसंट्रेशन बताता है, कंसंट्रेशन UV विजिबल बता रहा था, हम लोग देख रहे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन बता रहा था, अभी देखते हैं, एक्सरे डिफ्रेक्शन। और कोई सेपरेशन करने का कार्य करता है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हम लोग देखे ही हैं। तो इस प्रकार से सबका यूज अलग अलग होता है, सबका मेथड भी अलग अलग होता है। तो ये हम लोग एनालिसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है। यही हम लोग का इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एनालिसिस होता है। इसके टाइप होता है कि किस प्रकार से हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, क्या कौन सी मेथड होती है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और क्या क्या यूज होता है। यही तो हम लोग का मेन टॉपिक होता है इस चैप्टर का। इन सब का कंबाइंड यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री को क्या करता है, पावरफुल बनाने का कार्य करता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग को क्लियरली हो गया होगा, अच्छे से नोट्स बना भी लिए होंगे। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।